फ्रेंड्स, वेलकम टू माय क्लास। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ क्लास 11th के चैप्टर नंबर 2 एटॉमिक स्ट्रक्चर का काफी इंपोर्टेंट टॉपिक जो है क्वांटम नंबर्स। ये क्लास 11th एंड बीएससी के लिए काफी इंपोर्टेंट टॉपिक है जिससे क्वेश्चन काफी पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। इसके अलावा नीट आईआईटी में भी इसके क्वेश्चंस काफी पूछे जाते हैं, तो काफी इंपोर्टेंट टॉपिक है। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि ये क्वांटम नंबर्स यानी क्वांटम संख्याएं क्या होती हैं। तो क्वांटम नंबर्स के इंट्रोडक्शन के बारे में अगर हम बात करें तो ये एक सिंपल इंडेक्स नंबर्स होते हैं जो बताते हैं किसी भी एटम में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन के बारे में कि वो इलेक्ट्रॉन पर्टिकुलर किस जगह पे एटम में प्रेजेंट है और किस तरीके से और उसका बिहेवियर क्या है। तो किसी इलेक्ट्रॉन की होल इंफॉर्मेशन या उसकी पूरी जानकारी हमें मिलती है किससे, इन क्वांटम नंबर से। तो काफी इंपॉर्टेंट नंबर्स हैं जो हमें किसी इलेक्ट्रॉन के बारे में बताते हैं, उसकी होल इंफॉर्मेशन को देते हैं किसी एटम में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन की। तो ये तो इनके इंट्रोडक्शन की बात होगी। तो अब हम इनकी डेफिनेशन देख लेते हैं। The numbers which represents the position, energy, magnetic nature or spin of an electron in an atom are called quantum numbers। तो काफी सिंपल है, एक ऐसे नंबर्स का ग्रुप और सेट हम कह सकते हैं जो रिप्रेजेंट करते हैं किसी इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को यानी कि उसके स्थान को, उसकी एनर्जी को यानी कि उसकी ऊर्जा को, मैग्नेटिक नेचर मीन्स कि किसी मैग्नेटिक फील्ड में इलेक्ट्रॉन कैसे बिहेव कर रहा है तो उसके नेचर को भी ये क्या करते हैं, शो करते हैं। और स्पिन मीन्स किसी ऑर्बिटल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन ऑफ स्पिन को भी ये क्या करते हैं, डिनोट करते हैं कि वो क्लॉकवाइज घूमेगा या एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, तो उसकी डायरेक्शन ऑफ स्पिन को ये क्या करते हैं, शो करते हैं। तो ये नंबर्स पोजीशन बता रहे हैं, एनर्जी को बता रहे हैं, मैग्नेटिक नेचर को बता रहे हैं, स्पिन को बता रहे हैं, किसकी, किसी इलेक्ट्रॉन की। तो आपको यहाँ पे क्या याद रखना है कि जो भी क्वांटम नंबर्स हैं ये क्वांटम नंबर एक ऐसे नंबर का सेट है या ग्रुप है जो किसी एटम में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन के एनर्जी, पोजीशन, उनका मैग्नेटिक नेचर और उनकी स्पिन को क्या करते हैं, शो करते हैं। तो इन्हीं को कहते हैं क्वांटम नंबर्स। अगर हम इनको और इजीली समझना चाहें तो हम इसके लिए देखते हैं कि जैसे हम एक इलेक्ट्रॉन का टोटल, अगर हम क्या देखते हैं, एड्रेस देखते हैं। जैसे हम लोग अपने घर का एड्रेस देते हैं किसी को, जैसे हम अपना एड्रेस किसी को बताते हैं कि वो इंसान हमारे घर तक पहुंचे तो हम उसको क्या कहते हैं, अपनी सिटी बताते हैं। फिर सिटी के बाद हम अपनी लोकेलिटी बताते हैं, लोकेलिटी के बाद हम अपना हाउस नंबर बताते हैं और उसके बाद उस हाउस में भी किस रूम में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उसको अगर हम बताएं तो हमारे बारे में एक टोटल कंप्लीट एड्रेस मिल जाएगा और उस हिसाब से वो हमारे घर तक हमारे पास पहुंच जाएगा। तो ऐसे ही किसी एटम में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन के एड्रेस को अगर हम पता करना चाहें तो उसके लिए यहाँ पे क्वांटम नंबर्स की क्या पड़ती है, जरूरत पड़ती है। जैसे एक क्वांटम नंबर बताएगा कि इलेक्ट्रॉन किस सेल में प्रेजेंट है, फिर सेकंड क्वांटम नंबर बताएगा कि इलेक्ट्रॉन किस सब सेल में प्रेजेंट है, फिर थर्ड क्वांटम नंबर बताएगा कि किस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है और फोर्थ बताएगा कि इसकी डायरेक्शन ऑफ स्पिन कैसी है। तो ये भी इलेक्ट्रॉन के कंप्लीट एड्रेस को क्या करते हैं, शो करते हैं। तो अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ क्वांटम नंबर्स की। क्वांटम नंबर्स जो होते हैं ये कितने टाइप के होते हैं। तो यहाँ पे मेनली 4 टाइप के क्वांटम नंबर्स होते हैं। तो फर्स्ट क्वांटम नंबर है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और इसको डिनोट करते हैं एन से। सेकंड है एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, इसको डिनोट करते हैं एल से, स्मॉल एल से। और थर्ड क्वांटम नंबर है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, इसको डिनोट करते हैं स्मॉल एम से। एंड फोर्थ और लास्ट क्वांटम नंबर है स्पिन क्वांटम नंबर, जिसको हम शो करते हैं एस से। तो ये 4 क्वांटम नंबर्स हैं जो किसी भी इलेक्ट्रॉन का हमें एड्रेस क्या करेंगे, जो किसी भी इलेक्ट्रॉन का एड्रेस हमें बताएंगे। जैसे कि किसी एटम में प्रेजेंट जो इलेक्ट्रॉन है सबसे पहले हम उसकी सेल देखेंगे कि वो किस सेल में है, K-element, तो वो हमें बताएगा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। फिर एल जो एजीम्यूथल है वो बताएगा कि उस सेल के अंदर कौन सी सब सेल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो उसको हम कहेंगे एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। फिर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बताएगा कि सब सेल के अंदर कौन से ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। और फाइनली जो स्पिन क्वांटम नंबर है फोर्थ एंड लास्ट, वो बताएगा कि
उस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की जो स्पिन है वो कैसी है, उसके डायरेक्शन ऑफ स्पिन कैसी है, वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में स्पिन कर रहा है या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में स्पिन कर रहा है। तो ये किसी इलेक्ट्रॉन की होल इंफॉर्मेशन को देते हैं। तो ये था क्वांटम नंबर्स का इंट्रोडक्शन। अब हम इनको वन बाय वन क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। तो क्वांटम नंबर्स को डिस्कस करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये क्वांटम नंबर्स आए कहां से। वी नो दैट कि नील बोर ने अपने एटॉमिक मॉडल में कहा था, या नील बोर से पहले रदरफोर्ड और जे थॉमसन ने जब अपना एटॉमिक मॉडल प्रपोज किया था तो उन्होंने इलेक्ट्रॉन को एक पार्टिकल माना था। उन्होंने कहा था कि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो एक क्या होता है, पार्टिकल होता है, चार्ज पार्टिकल होता है। लेकिन बाद में तो नील बोर तक थॉमसन, रदरफोर्ड एंड बोर ने तो यही थ्योरी मानी और उसी के अकॉर्डिंग पूरी एटॉमिक थ्योरी दे डाली। लेकिन बाद में जो वेव मैकेनिकल थ्योरी आई तो उसके अकॉर्डिंग फिर डी ब्रोगली और हाइजेनबर्ग ने इसको वेव नेचर, इसका डुअल नेचर शो किया। डी ब्रोगली ने इलेक्ट्रॉन का, उन्होंने कहा कि कोई भी मैटर जो होता है, मैटर भी लाइट की तरह डुअल नेचर क्या करता है, शो करता है, एक वेव नेचर और एक पार्टिकल नेचर। तो अभी तक बात होती केवल पार्टिकल नेचर की, लेकिन जब बाद में डी ब्रोगली का प्रिंसिपल आया तो नील बोर की जो हाइपोथेसिस थी पार्टिकल वाली वो पूरी क्या हो गई, गलत हो गई। उसके अब इलेक्ट्रॉन जो है वो एक पार्टिकल ना होकर के एक वेव की तरह बिहेव कर रहा है, यानी कि इलेक्ट्रॉन एक क्या है, वेव है। तो जब इलेक्ट्रॉन को एक वेव माना गया तो पहले तो ये हाइपोथेसिस एक्सेप्ट नहीं की जा रही थी, लेकिन बाद में जब श्रोडिंगर ने इलेक्ट्रॉन के लिए उसकी 3 डायमेंशन में उसके वेव नेचर के लिए एक इक्वेशन रिप्रेजेंट की, जो काफी फेमस इक्वेशन है और काफी इंपोर्टेंट इक्वेशन है कि वो इलेक्ट्रॉन के वेव नेचर को क्या करती है, 3 डायमेंशन में शो करती है। तो श्रोडिंगर की वेव इक्वेशन में एक फंक्शन आया था साई। तो साई एंड साई स्क्वायर की यहाँ पे बात हुई थी कि साई क्या है और साई का स्क्वायर क्या है, जिसमें जो साई है वो वेव फंक्शन को क्या करता है, डिनोट करता है। क्योंकि डी ब्रोगली ने इलेक्ट्रॉन के डुअल नेचर के बारे में बताया तो इलेक्ट्रॉन को एक वेव माना, तो इन्होंने उसको प्रूफ किया कि वो कैसे एक वेव की तरह बिहेव करता है कोई भी इलेक्ट्रॉन। तो श्रोडिंगर के वेव इक्वेशन में साई एंड साई स्क्वायर क्या था, एक मेन फंक्शन था यहाँ पे जिसको लिया गया था। तो साई वहां पे वेव फंक्शन था और साई स्क्वायर यहाँ पे जो होगा ये प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन होगी, यानी कि न्यूक्लियस के चारों ओर बोर के अकॉर्डिंग क्या होता था, बोर के अकॉर्डिंग जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अराउंड जो है सर्कुलर पाथ में इलेक्ट्रॉन मूव करता था, यानी कि इलेक्ट्रॉन को उसने एक पार्टिकल माना था। लेकिन बाद में श्रोडिंगर ने जब इसकी इक्वेशन दी तो उसके अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल नहीं है, वो एक वेव नेचर शो करेगा और वो इन ऑर्बिट्स में एक पार्टिकल की तरह बिहेव ना करके एक वेव की तरह क्या करेगा, मूव करेगा, यानी कि वेव की तरह जाएगा। तो यहाँ पे जो ये साई स्क्वायर यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन है, इस साई स्क्वायर का जब हम सॉल्यूशन निकालते हैं तो इसके जो सॉल्यूशन आते हैं उनमें से 3 सॉल्यूशन जो है वो फर्स्ट क्वांटम नंबर यानी कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और सेकंड सॉल्यूशन एजीमुथल क्वांटम नंबर, और थर्ड सॉल्यूशन जो है वो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन फोर्थ को ये एक्सप्लेन नहीं करता है। तो 3 क्वांटम नंबर्स की जो शुरुआत हुई थी वो श्रोडिंगर के वेव इक्वेशन से हुई थी। तो अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं वन बाय वन क्वांटम नंबर्स को। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जैसे नाम से इंडिकेट हो रहा है कि ये काफी क्या है, मेन क्वांटम नंबर है। इसको हिंदी में कहते हैं मुख्य क्वांटम संख्या, यानी कि जो सबसे मेन है। इसी पे बाकी के क्वांटम नंबर्स क्या होते हैं, डिपेंड होते हैं। एजीमुथल हो गया, मैग्नेटिक हो गया, तो ये क्वांटम नंबर डिपेंड करते हैं किस पे, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे। तो इसीलिए हम इसको प्रिंसिपल कहते हैं। इट इंडिकेट्स द सेल और ऑर्बिट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। तो ये किसी भी इलेक्ट्रॉन की सेल और ऑर्बिट को इंडिकेट करता है न्यूक्लियस के अराउंड। तो ये अगर न्यूक्लियस है तो न्यूक्लियस के अराउंड जो भी ऑर्बिट या सेल नील बोर ने मानी थी जिनमें कि इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, तो उन्हीं को हम मेन एनर्जी लेवल सेल या ऑर्बिट कह रहे थे। तो उसी को रिप्रेजेंट करता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। हमने कहा था कि क्वांटम नंबर इलेक्ट्रॉन का एड्रेस बताते हैं। तो सबसे पहले जो फर्स्ट क्वांटम नंबर है वो ये बताएगा कि इलेक्ट्रॉन किस सेल में क्या हो रहा है, मूव कर रहा है। अब यहाँ पे सेल क्या क्या हो सकती है, इट इज डिनोटेड बाई n। तो इसको स्मॉल n से डिनोट करते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को। एंड द परमिसिबल वैल्यूज ऑफ n। अब n की भी कुछ परमिसिबल वैल्यूज होंगी, सारी वैल्यूज इसमें
सारी वैल्यूज इसमें वैलिड नहीं होंगी। तो इसके अकॉर्डिंग n जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है उसकी वैल्यू होनी चाहिए 1 2 3 4 सो ऑन, कहाँ तक का, इनफाइनाइट तक का। और 1 जो है वो k सेल को इंडिकेट करती है, 2 जो है वो l सेल को इंडिकेट करता है और 3 जो है वो m को इंडिकेट करता है एंड सो ऑन, ऐसे इनफाइनाइट तक चलता रहेगा। तो हम कह सकते हैं कि n की जो वैल्यू होगी वो 1 से लेके इनफाइनाइट तक होगी और n की वैल्यू जो होगी वो कभी भी 0 के इक्वल नहीं हो सकती। तो कभी भी इसकी वैल्यू जो है वो 0 नहीं हो सकती, इट नेवर विल बी 0। तो ये क्यों? क्योंकि n जो होता है वो नंबर ऑफ सेल को बताता है और आपको पता होना चाहिए कि सेल्स को हम ऑर्बिट भी कहते हैं और इन्हीं को एनर्जी लेवल्स भी कहते हैं, क्योंकि बोर ने अपनी एटॉमिक थ्योरी में कहा था कि हर ऑर्बिट की जो एनर्जी होती है वो फिक्स होती है। तो जो भी सेल की हम बात करेंगे उस सेल की एनर्जी भी डेफिनेट होगी जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा होगा, मूव कर रहा होगा। तो ये तो था मेन पॉइंट्स प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बारे में कि ये सेल और ऑर्बिट को इंडिकेट करता है, इसको स्मॉल n से रिप्रेजेंट करते हैं, इसकी वैल्यू 1 से लेकर इनफाइनाइट तक हो सकती है एंड n की वैल्यू कभी भी 0 के इक्वल नहीं होगी। तो ये पॉइंट आपको याद रखने हैं। इसके अलावा अब हम पढ़ेंगे इसकी एप्लीकेशन क्या है, कहाँ पे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का यूज है। तो इसके दो मेन यूज हैं कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का यूज हम करते हैं एटम में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन की ऑर्बिट का साइज पता करने के लिए कि वो जिस ऑर्बिट में या सेल में प्रेजेंट है उसका साइज कितना है, उसका आकार कितना है। और दूसरा हम इसको यूज करते हैं कि उस सेल में जिसमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उसकी एनर्जी कितनी है। तो ये दो काफी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की। तो फर्स्ट मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है इट रिप्रेजेंट्स द साइज ऑफ एन ऑर्बिट और सेल। तो ये पॉइंट काफी की पॉइंट है जो कह रहा है कि न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन जिस भी ऑर्बिट में प्रेजेंट होगा उस ऑर्बिट की न्यूक्लियस से डिस्टेंस को बताएगा ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, यानी कि रेडियस को कैलकुलेट करेगा कौन, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। और इसके लिए मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लिखा हुआ है क्योंकि कोई भी सेल हो सकती है, एक पॉजिटिव इंटीजर होनी चाहिए, सेल की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होनी चाहिए। तो जिस भी सेल में इनमें से इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा उसको हम कहेंगे Rn, यानी कि n की जगह आ जाएगा नंबर ऑफ ऑर्बिट, 1 है 2 है या 3 है तो यहाँ पे नंबर ऑफ ऑर्बिट आ जाएगा। r होगी उस ऑर्बिट की रेडियस जिस सेल में इलेक्ट्रॉन क्या है प्रेजेंट है। तो ये होता है 0.529 n स्क्वायर अपॉन जेड। तो जेड यहाँ पे होता है एटॉमिक नंबर, तो जेड यहाँ पे है एटॉमिक नंबर किसका, उस एलिमेंट का जिसमें हमने रेडियस यानी कि इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को क्या करना है, पता करना है। तो यहाँ पे हम जेड, जैसे अगर हम हाइड्रोजन लेंगे तो हाइड्रोजन के लिए जेड की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो फॉर्मूला रह जाएगा केवल 0.529 n स्क्वायर। और रेडियस को जो हम मेजर करेंगे उसको हम एंगस्ट्रॉम में मेजर करेंगे। तो ये जो फॉर्मूला है ये एंगस्ट्रॉम में बताएगा कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से कितने डिस्टेंस पे रिवॉल्व कर रहा है या कौन सी ऑर्बिट में ये क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है। ये उस ऑर्बिट की रेडियस के साथ साथ एनर्जी भी बताएगी जिसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। तो इसकी एनर्जी को कैलकुलेट करने के लिए भी फॉर्मूला है En, E एनर्जी होगी, n यहाँ पे जिस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा होगा उसको हम रख देंगे 1 2 3 4 13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। तो 13.6 यहाँ पे कांस्टेंट हो गया, जेड स्क्वायर में यहाँ पे फिर से जेड क्या है, एटॉमिक नंबर है, हाइड्रोजन के लिए लेंगे तो 1 हो जाएगा अपॉन एन स्क्वायर यहाँ पे नंबर ऑफ ऑर्बिट है। अगर k में इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं तो 1 रखेंगे, n को l में घूम रहे हैं तो 2 रखेंगे और m में घूम रहे हैं तो 3 रखेंगे एंड सो ऑन। तो यहाँ पे मेनली दो एप्लीकेशन है जिससे, तो यहाँ पे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है वो इलेक्ट्रॉन की न्यूक्लियस से डिस्टेंस बताता है और साथ ही साथ ये बताता है कि कितना बड़ा साइज है उस ऑर्बिट का जिसमें पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है और साथ ही साथ कितनी एनर्जी है उस ऑर्बिट की जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है। तो फाइनली जो इसका कंक्लूजन निकलता है वो ये निकलता है कि सेल की एनर्जी का जो ऑर्डर होगा वो k की सबसे कम होगी, फिर l की, फिर m की और फिर n की, इस तरीके से सोन, यानी कि आगे की ओर चलती जाएगी। तो न्यूक्लियस से जितनी डिस्टेंस बढ़ती जाएगी ऑर्बिट्स की ऐसे करके, तो जितनी दूर होता जाएगा इलेक्ट्रॉन उतनी ज्यादा उस सेल की एनर्जी भी होगी और उतना ही बड़ा उसका क्या होगा, साइज भी होगा।
अब हम डिस्कस करते हैं सेकंड क्वांटम नंबर जो है एजीमुथल क्वांटम नंबर या द्विगंशी क्वांटम संख्या। तो ये क्वांटम नंबर किसको इंडिकेट करता है? तो फर्स्ट वाला क्या था कि वो मेन सेल या ऑर्बिट को रिप्रेजेंट कर रहा था। तो ये इंडिकेट करता है इट रिप्रेजेंट्स द सबसेल ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। ये जो है किसी इलेक्ट्रॉन की सबसेल को रिप्रेजेंट करता है। इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल एल, इसको स्मॉल एल से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो हम क्या मानते हैं कि जो हमारी मेन सेल्स होती हैं उन सेल्स के अंदर ही कौन प्रेजेंट रहते हैं? सबसेल्स। तो सबसेल्स उनके अंदर प्रेजेंट होते हैं, तो इसीलिए हम सबसेल्स को ले लेते हैं एस पी डी एफ जी एंड एच। तो ये कुछ सबसेल्स हैं जो ली जाती हैं सेल्स के अंदर। तो इन्हीं सबसेल की बात कर रहे हैं एजीमुथल क्वांटम नंबर, जिनमें इलेक्ट्रॉन क्या होगा? प्रेजेंट होगा। एंड द परमिसिबल वैल्यूज ऑफ एल, अब एल की भी अपनी कुछ वैल्यूज होंगी जो वैलिड होंगी। तो वो होती हैं एल इक्वल टू 0 से लेकर के n-1 तक। तो यहाँ पे आपको एक चीज नोटिस करनी है कि एल की जो वैल्यू होगी एक तो कभी भी एन के इक्वल नहीं होगी, एन के बराबर नहीं होगी, हमेशा 0 से स्टार्ट होगी और n से एक कम तक होगी, यानी कि n-1, एक कम तक हम उसकी वैल्यू को 0 से क्या करेंगे? एज्यूम करेंगे। इट इज डिपेंड अपॉन n, यानी कि l की एजीमुथल क्वांटम नंबर की जो वैल्यू है वो टोटली डिपेंड करती है n की वैल्यू पे, डिपेंडेंट वैल्यू है। तो n की वैल्यू जो होगी उससे एक कम तक हम l की वैल्यू को क्या करेंगे? कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक टेबल बनाई हुई है जिसमें मैंने n और l की वैल्यू शो की है। तो यहाँ पे जो n होते हैं वो k l m n मेन ऑर्बिट्स होती है, जिनकी वैल्यू है तो 1 2 3 4 से लेके इनफाइनाइट तक एक पॉजिटिव इंटीजर होगी, और l की जो वैल्यू होगी वो n-1, यानी कि n की वैल्यू जितनी है उससे कम लेंगे। तो इसकी एक ही पॉसिबल वैल्यू है, वो है 0, क्योंकि इसके इक्वल नहीं हो सकती है, तो इससे कम यानी कि 0 होगी। और सेकेंड, अगर n की वैल्यू 2 हो यानी कि l सेल हो, तो l के लिए 2 के लिए 0 से ही हम l को स्टार्ट करेंगे, और 0 के बाद 2 से एक कम कितना होगा? 1। तो यहाँ पे l की केवल दो ही वैलिड वैल्यूज होंगी, वो होंगी 0 एंड 1। एंड n इक्वल टू 3 के लिए l की जो वैल्यूज होंगी वो हो जाएंगी 0 1 2, यानी कि हमें स्टार्ट 0 से ही करना है। लेकिन हम यहाँ पे सारी पॉसिबल वैल्यूज दे रहे हैं, तो सारी पॉसिबल वैल्यूज यानी कि 0 से स्टार्ट करनी है और n से एक कम पे खत्म करनी है। तो 0 1 2 यानी कि 3 वैल्यूज होंगी। और n इक्वल टू 4 के लिए यहाँ पे जो l की वैल्यू होगी वो भी 0 से स्टार्ट होगी, और 4 से कम यानी कि 0 1 2 3 होगी। तो ये है l की वैल्यू जो डिपेंड करती है टोटली n की वैल्यू पे। जो हम सबसेल की बात कर रहे हैं, तो कितने सबसेल प्रेजेंट होंगे और l की वैल्यू इनको कैसे इंडिकेट करेगी, ये अब हम देखते हैं। तो अब हम देखते हैं कि l की कौन सी वैल्यू किस सबसेल को रिप्रेजेंट करेगा। तो यहाँ पे मैं आपको तो यहाँ पे ये वैल्यू है l की, और ये वैल्यू होगी सबसेल की, यानी कि जो भी हम सबसेल यहाँ पे लेंगे, और यहाँ पे हम ले लेते हैं मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन अ सबसेल। अब l की वैल्यू n पे डिपेंड करती है, ये तो मैंने बता दी है। अब सीधा हम स्टार्ट करते हैं l की वैल्यू से। तो अगर हमारे पास l की वैल्यू 0 है तो सबसेल होगा s, और यहाँ पे मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन होंगे 2 इंटू 2l प्लस 1, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब अगर हम इसमें l की 0 वैल्यू को पुट करें तो ये हो जाएगा 1 इंटू 2, यानी कि कितने इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम आएंगे इसमें? 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। अगर हम l की वैल्यू 1 रखते हैं तो यहाँ पे जो ऑर्बिटल होगा वो होगा p, तो यहाँ पे जो सबसेल होगा वो होगा p, और p में जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो कितने होंगे? 2 इंटू 2l प्लस 1 रखेंगे, तो l में 1 रख देंगे, तो 2 1 जा 2 प्लस 1 3 3 2 जा 6, यानी कि 6 मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन होंगे। और अगर हम l की वैल्यू रख देते हैं 2, तो 2 के लिए यहाँ पे ऑर्बिटल आएगा, तो 2 के लिए यहाँ पे सबसेल आएगा d, और d के लिए जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो 2 इंटू 2l प्लस 1 से अगर हम 2 रखेंगे तो ये आ जाएंगे 10 इलेक्ट्रॉन्स। और अगर हम यहाँ पे लेते हैं 3, तो 3 के लिए ये हो जाएंगे f सबसेल, और f में जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो इस रूल से आ जाएंगे 14, और 4 लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा g, तो g के लिए आ जाएंगे 18, ऐसे ही सो ऑन।
तो ये जी एच आगे आते रहेंगे। अभी तक कोई एटम ऐसा आया नहीं है जिसका कॉन्फ़िगरेशन जी में जाता हो, लेकिन आगे के लिए मे बी ऐसा हो सकता है। तो ये थी एल की कुछ वैल्यूज, और एल को अगर हम जीरो कहते हैं तो अगर एल की वैल्यू जीरो होती है तो उसके लिए सबसेल एस होता है ऑलवेज, और एल की वैल्यू 1 है तो पी सबसेल होगा, 2 है तो डी होगा, 3 है तो एफ होगा, 4 है तो जी, 5 है तो एच एंड सो ऑन। तो ये तो था एजीमुथल क्वांटम नंबर जो इंडिकेट करता है सबसेल्स को, और साथ ही साथ ये इंडिकेट करता है इनके शेप्स को भी, जो मैंने शो किया हुआ है इसकी एप्लीकेशन में। कि फर्स्ट एप्लीकेशन इसकी है दे इंडिकेट्स द शेप्स ऑफ सबसेल्स। तो ये आकार को बताते हैं इन सबसेल्स का, जैसे कि एस का जो होता है वो स्फेरिकल शेप होता है, पी का डम्बेल होता है, डी का डबल डम्बेल होता है, और एफ का कॉम्प्लेक्स होता है। तो स्फेरिकल को सभी जानते हैं, ये तो नॉर्मल स्फेरिकल होगा, पी में डम्बल शेप होगा ओनली, डी में डबल डम्बल होगा, 2 डम्बल बनेंगे, और एफ का जो होता है वो 8 फोल्ड स्ट्रक्चर होता है, काफी कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर होता है जिसको 2D में रिप्रेजेंट करना, एक प्लेन में रिप्रेजेंट करना पॉसिबल नहीं है। अब हम देखते हैं इसके सेकेंड एप्लीकेशन को कि और एजीमुथल क्वांटम नंबर का हम यूज और कहाँ पे करते हैं। तो इसका सेकेंड मेन यूज जो होता है वो होता है एंगुलर मोमेंटम को किसी इलेक्ट्रॉन के डिटरमाइन करने में। तो इट ऑल्सो रिप्रेजेंट द एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। तो किसी भी मूविंग इलेक्ट्रॉन के एंगुलर मोमेंटम को रिप्रेजेंट करता है या डिटरमाइन करता है एजीमुथल क्वांटम नंबर। अब कौन से इसके लिए एक फॉर्मूला है, तो ये है MVR यानी कि एंगुलर मोमेंटम इक्वल टू h/2π√L(L+1), वेयर जो L है यहाँ पे, तो यहाँ पे L जो है ये एजीमुथल क्वांटम नंबर है, और H यहाँ पे प्लैंक कांस्टेंट है, 2π यहाँ पे कांस्टेंट हो गया। तो ये अगर हमें L की वैल्यू दी हो, जिस भी सबसेल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा हम उसका एंगुलर मोमेंटम क्या कर लेंगे, डिटरमाइन कर लेंगे। तो ये था एजीमुथल क्वांटम नंबर। अब कभी कभी क्या होता है, हमें n की वैल्यू गिवन होती है, जैसे सपोज यहाँ पे 1 दे दी और n इक्वल टू क्या दे दिया, 2 दे दिया, तो l की वैल्यू इसके साथ दी होगी। l की वैल्यू कभी भी n के इक्वल तो हो नहीं सकती, तो यहाँ पे l ऑब्वियसली 0 पॉसिबल होगा, और 2 के लिए यहाँ पे l पॉसिबल हो सकता है 0 भी एंड 1 भी। तो उस टाइम पे अगर इनके सबसेल को रिप्रेजेंट करना हो तो हम इनकी सबसेल्स को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो यहाँ पे हम करेंगे, हमें पता है n की जो 1 नंबर है वो k सेल को बता रही है, तो k के लिए यानी कि इस 1 को ऐसे ही लिख देंगे l इक्वल टू 0। अभी मैंने टेबुलेटेड फॉर्म में आपको बताया था कि l की जो 0 वैल्यू होती है वो s सबसेल के लिए होती है, तो इसका जो तो इसकी जो सबसेल हो जाएगी वो 1s हो जाएगी। और n इक्वल टू 2 के लिए देखें तो यहाँ पे 0 वैल्यू भी है 1 भी है, तो 0 के लिए जो n की वैल्यू है वो दोनों के लिए होगी, तो 2 हम लगाएंगे आगे पे n की वैल्यू। l इक्वल टू 0 किसके लिए आता है, s के लिए, तो एक तो ये 2s सबसेल को रिप्रेजेंट करेगा, दूसरा फिर हम फिर से 2 लगाएंगे, लेकिन l की वैल्यू अब क्या है, 1 है, तो 1 के लिए यहाँ पे क्या आएगा, p आएगा, तो ये दो सबसेल को रिप्रेजेंट करेगा, 2s एंड 2p। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन कभी आते हैं कि अगर n की वैल्यू गिवन हो, l की वैल्यू गिवन हो, तो उसके लिए सबसेल बताइए, तो सबसेल को हम ऐसे डिटरमाइन करते हैं कि n को उसके आगे लिख के l के लिए जो वैल्यू होती है उसको पुट कर देंगे। तो ये था एजीमुथल क्वांटम नंबर। अब हम डिस्कस करते हैं थर्ड क्वांटम नंबर जो है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, इसको हिंदी में कहते हैं चुंबकीय क्वांटम संख्या। तो ये जो है ये बताती है किसी सबसेल के अंदर प्रेजेंट ऑर्बिटल के बारे में। जब नील बोर का ऑर्बिट कंसेप्ट फेल हो गया था कि इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है, तो उसके बाद हाइजेनबर्ग के अकॉर्डिंग जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो वेव मैकेनिकल थ्योरी के अकॉर्डिंग ऑर्बिटल में प्रेजेंट होते हैं। तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल को बताती है कौन, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तो सबसे पहले हमने माना कि जो n है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर वो किसी न्यूक्लियस के अराउंड ऑर्बिट या सेल के नंबर को बताती है, और l जो है एजीमुथल क्वांटम नंबर वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के अंदर प्रेजेंट वो सेल के अंदर सबसेल्स को बताती है। अब थर्ड आता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, तो ये जो है किसी सबसेल के अंदर ऑर्बिटल के नंबर को क्या करता है, इंडिकेट करता है। इट आल्सो टेल्स द नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स प्रेजेंट इन अ सबसेल। तो किसी सबसेल में कितने ऑर्बिटल प्रेजेंट हैं उनके नंबर को इंडिकेट करेगा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तो ये भी श्रोडिंगर की वेव इक्वेशन से ही निकल के आया था जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। एंड it can have any integral or zero values between -L to +L। इसमें जो m की वैल्यूज होती हैं वो -L से होती हैं +L तक, तो माइनस भी कंसीडर होगा प्लस भी कंसीडर होगा, यानी कि L यहाँ पे एक
इंटीग्रल नंबर होगा जो पॉजिटिव एंड निगेटिव दोनों इंटीजर्स हो सकते हैं, इंक्लूडिंग जीरो, जीरो भी इसमें प्रेजेंट होगा। फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ एल, अगर हमें एल की कोई वैल्यू गिवन है तो उसके लिए एम यानी कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की जो वैल्यू होगी विल हैव 2l प्लस 1 वैल्यूज, यानी कि अगर हमें एल की वैल्यू गिवन हो तो हम मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एम की वैल्यू को 2l प्लस 1 फॉर्मूला से क्या करेंगे, डिटरमाइन करेंगे। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को इंडिकेट किया जाता है या डिनोट किया जाता है स्मॉल m से, तो स्मॉल m यहाँ पे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है। तो ये शो करता है कि किसी इलेक्ट्रॉन पर मैग्नेटिक फील्ड का या एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का क्या इफेक्ट पड़ता है, कैसे किसी चुंबकीय क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन व्यवहार करता है, कैसे अपना बिहेव शो करता है, तो ये बताता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। अब यहाँ पे आपको याद रखना है कि L की वैल्यू -L से +L तक हो सकती है, लेकिन यहाँ पे जीरो भी इंक्लूड होगा, यानी कि जीरो भी हम इसमें लेंगे तो ये इंटीग्रल वैल्यूज होंगी विद जीरो। तो अगर हमें L की वैल्यू पता हो तो हम इससे m यानी कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू निकाल लेंगे, जिससे हमें नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स क्या हो जाएंगे, पता चल जाएंगे। तो यहाँ पे सपोज L की वैल्यू है जीरो, तो L जीरो होने पे m भी ऑलवेज क्या होगा, जीरो होगा, और m जीरो होगा तो हम इस पे 2l प्लस 1 लगाएंगे रूल नंबर ऑफ ऑर्बिटल निकालने के लिए। तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल देखो यहाँ पे कितनी वैल्यू हमें मिली है, m की 1, तो 1 वैल्यू, वैसे ये वैल्यू जीरो है लेकिन a की वैल्यू तो मिली है, वो है जीरो, तो यहाँ पे नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स भी कितने आने चाहिए, 1 आने चाहिए। तो अगर हम इसको फॉर्मूले से सॉल्व करते हैं तो 2 इंटू जीरो प्लस 1 यानी कि 1 ही बचेगा। तो यहाँ पे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू भी कितनी होगी, 1 होगी, और वो एक वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। और इसमें अगर हम मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की बात करें तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिटल में कितने होते हैं, 2। एक ऑर्बिटल को हम एक बॉक्स से शो करते हैं, और एक बॉक्स में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, 2, वो भी हमेशा अपोजिट स्पिन में रहते हैं। अब यहाँ पे अगर हम L की वैल्यू को लेते हैं 1, तो M की वैल्यू -L से +L तक होगी, तो -L मतलब L की वैल्यू 1 है तो -1 होगी, 0 होगी, +1 होगी, क्योंकि हमें -L से +L तक सारी वैल्यूज लेनी है इंक्लूडिंग जीरो। तो यहाँ पे 1 2 3 कितनी वैल्यूज होगी, 3 वैल्यूज, तो इसलिए नंबर ऑफ ऑर्बिटल भी कितने होंगे, 3 होंगे। तो जितनी वैल्यूज यहाँ m की आएंगी वही नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स को क्या करेंगी, इंडिकेट करेंगे। हमने लिखा है ना कि दिस आल्सो टेल्स द नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, कि किसी सबसेल में कितने ऑर्बिटल प्रेजेंट है। L जो होता है वो सबसेल होता है, वो सबसेल को इंडिकेट करता है sp_df, और m जो है उन सबसेल में प्रेजेंट ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे 1 यानी कि L की वैल्यू अगर 1 होगी तो ये 0 पे S सबसेल होता है, 1 पे P होता है, तो इसका मतलब P में कितने ऑर्बिटल होते हैं, 3, और 3 ऑर्बिटल को हमने यहाँ लिखा। तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, तो एक ऑर्बिटल में 2 मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 3 में कितने हो जाएंगे, 3 2 6, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ आएंगे 6। तो 1 ऑर्बिटल हम यहाँ शो कर देंगे इसका, P के हम यहाँ पे कितने ऑर्बिटल्स शो कर देंगे, 3, तो एक px, एक py एंड एक pz। अब नेक्स्ट होगा d के लिए, तो d सबसेल के लिए L की वैल्यू कितनी होगी, 2, तो यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी -L से +L, तो -2 -1 0 +1 +2, तो 1 2 3 4 5 वैल्यूज हैं। तो 5 वैल्यूज में ऑर्बिटल्स के नंबर भी कितने होंगे, 5 होंगे, और इनको हम यहाँ पे ऑर्बिटल से क्या कर देंगे, इंडिकेट कर देंगे। तो ये 5 ऑर्बिटल्स हैं d के, और d में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन जो होंगे 1 ऑर्बिटल में 2 है, तो 5 में कितने हो जाएंगे, 10 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। अब हम लेते हैं f, तो f के लिए जो L की वैल्यू होगी वो 3 होगी, और इसके लिए जो m की वैल्यू होगी -3 -2 -1 0 +1 +2 +3, तो ये इसकी वैल्यूज होंगी पॉसिबल। तो 1 2 3 4 5 6 7 वैल्यूज हैं, तो 7 वैल्यूज हैं, तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स भी कितने हो गए, 7, और यहाँ पे हम इनको 7 ऑर्बिटल्स को शो करेंगे। तो f ऑर्बिटल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 14। ऐसे ही
F की बाद G आएगा, G में L की वैल्यू 4 होगी तो उसकी वैल्यू -4 से +4 तक हो जाएगी और उस हिसाब से उसमें ऑर्बिटल हो जाएंगे 2l+1 रूल से। और मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए ऑर्बिटल के नंबर को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, क्योंकि एक ऑर्बिटल में 2 ही इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं मैक्सिमम अपोजिट स्पिन में। तो ये बताता है कि कोई इलेक्ट्रॉन किसी सबसेल के अंदर पर्टिकुलर किस ऑर्बिटल में प्रेजेंट है। जैसे यहाँ पे ये S है, ये P का px है, py है, pz है, तो पर्टिकुलर px में है या py में है या pz में है, ऐसे dxy में है या dyz में है या dzx में है, तो किस ऑर्बिटल में पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन जो है वो प्रेजेंट है उसको इंडिकेट करता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तो अब हम डिस्कस करते हैं फोर्थ क्वांटम नंबर जो है स्पिन क्वांटम नंबर। ये क्वांटम नंबर किसी भी ऑर्बिटल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन की स्पिन को क्या करता है, इंडिकेट करता है कि कैसे कोई इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिटल में प्रेजेंट रहता है, वो किस डायरेक्शन में स्पिन करता है। तो डायरेक्शन ऑफ स्पिन को इंडिकेट करेगा स्पिन क्वांटम नंबर। इट इज डिनोटेड बाय एस, यानी कि इसको एस से रिप्रेजेंट किया जाता है, रिप्रेजेंट्स द स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये इलेक्ट्रॉन की स्पिन को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। तो मैं आपको बता दूं कि एक इलेक्ट्रॉन जो है वो अर्थ की तरह है, जैसे अर्थ जो है सन के अराउंड क्या करती है, रिवॉल्व करती है, और दूसरा अपनी एक्सिस पे भी क्या करती है, स्पिन करती है। तो अर्थ की तरह यहाँ पे इलेक्ट्रॉन भी है जो दो टाइप के मोशन शो करता है, एक शो करता है रिवॉल्यूशन को और दूसरा शो करता है स्पिन को। तो अगर कोई न्यूक्लियस के अराउंड किसी ऑर्बिट में पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो ये रिवॉल्यूशन कर रहा है, तो इसको हम कहेंगे रिवॉल्यूशन, कि न्यूक्लियस के अराउंड घूम रहा है। जैसे पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, ऐसे ही इलेक्ट्रॉन यहाँ पे न्यूक्लियस के चारों ओर क्या कर रहा है, रिवॉल्यूशन कर रहा है। और सेकेंड, जैसे अर्थ अपनी एक्सिस पे घूमती है ऐसे ही ये इलेक्ट्रॉन भी क्या कर रहा है, अपनी एक्सिस पे क्या करेगा, स्पिन करेगा। तो इस मोशन को हम कहेंगे स्पिन। तो ये दो टाइप के मोशन करता है इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे जो स्पिन इलेक्ट्रॉन करता है वो रिवॉल्यूशन के कंपेयर में ज्यादा इफेक्टिव होता है। तो इसी से हम इसकी स्पिन क्वांटम नंबर को क्या करते हैं, इंडिकेट करते हैं। मैंने आपको बताया था कि जो फर्स्ट 3 क्वांटम नंबर थे n, l एंड m, वो हमारे श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के सॉल्यूशन से हमें ऑब्टेन हुए थे। लेकिन ये जो फोर्थ है स्पिन क्वांटम नंबर, ये हमें श्रोडिंगर की मैकेनिकल वेव इक्वेशन जो है उससे हमें ऑब्टेन नहीं होता है। इसको बाद में इंट्रोड्यूस किया गया किसी इलेक्ट्रॉन की होल इंफॉर्मेशन देने के लिए, किसी इलेक्ट्रॉन के बारे में टोटल इंफॉर्मेशन देने के लिए। तो ये जो है इलेक्ट्रॉन की केवल स्पिन को बताएगा कि हमने सबसे पहले सेल की बात की, हमने कहा सेल होते हैं, सेल के अंदर सब सेल होते हैं, सब सेल के अंदर ऑर्बिटल होते हैं। अब ऑर्बिटल के अंदर कौन है, इलेक्ट्रॉन। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था ना कि जैसे हम अपना एड्रेस देते हैं तो वैसे ही हम इलेक्ट्रॉन के टोटल एड्रेस को जानने के लिए ये सब कर रहे हैं। तो यहाँ पे भी जो ऑर्बिटल होता है उस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन जो है दो तरीके से अरेंज होता है। एक तो दो ही इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम हो सकते हैं, एक होता है अपवर्ड डायरेक्शन में और एक होता है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो यहाँ पे जब हम इलेक्ट्रॉन की स्पिन देखते हैं तो इलेक्ट्रॉन की जो स्पिन होती है वो केवल इतनी ही शो होती है जिसकी वैल्यू होती है हाफ, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन जब स्पिन करता है एक डायरेक्शन में वो केवल हाफ वैल्यू तक ही क्या करता है, स्पिन कर पाता है। तो यहाँ पे अब हम देखते हैं कि दो टाइप के अरेंजमेंट है इलेक्ट्रॉन की किसी ऑर्बिटल में। तो एक है अपवर्ड और एक है डाउनवर्ड। तो अपवर्ड के लिए जो वैल्यू होगी उसको हम मानेंगे हमेशा क्लॉकवाइज, तो उसको हम मानेंगे हमेशा क्लॉकवाइज। और क्लॉकवाइज के लिए जो वैल्यू होती है वो ऑलवेज कितनी ली जाती है, +हाफ। और जो ये डाउनवर्ड इलेक्ट्रॉन है इसको हम हमेशा मानते हैं एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। तो इसके लिए जो वैल्यू होगी वो ऑलवेज होगी -हाफ। तो कुल मिला के इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिटल में दो तरीके से अरेंज हो सकता है, एक अपवर्ड डायरेक्शन में और एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो अपवर्ड डायरेक्शन में अगर इलेक्ट्रॉन है तो उसे क्लॉकवाइज माना जाएगा, यानी कि उसकी रोटेशन क्लॉकवाइज होगी। तो इसके अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन्स जो है वो दो तरीके के अरेंजमेंट शो करते हैं, एक अपवर्ड और एक डाउनवर्ड। तो अगर अपवर्ड इलेक्ट्रॉन होगा तो वो हमेशा क्लॉकवाइज स्पिन को शो करेगा, और अगर एंटी क्लॉकवाइज है
अपोजिट स्पिन में है तो वो हमेशा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या करेगा, स्पिन करेगा। क्लॉकवाइज घूमेगा तो ये होगी प्लस हाफ, और एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा तो ये होगी माइनस हाफ। तो ये है स्पिन क्वांटम नंबर जो किसी ऑर्बिटल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन की स्पिन को क्या करता है, शो करता है। तो अब हम इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज कि कोई इलेक्ट्रॉन है जो न्यूक्लियस के अराउंड जो है फर्स्ट ऑर्बिट में घूम रहा है, यानी कि के सेल में घूम रहा है। अगर वो के सेल में रिवॉल्यूशन कर रहा है तो अगर हम उसके लिए 4 के 4 क्वांटम नंबर्स की वैल्यू को डिटरमाइन करेंगे तो कैसे करेंगे देखते हैं। तो यहाँ पे अगर n की वैल्यू 1 है तो मैंने आपको बताया था कि l की वैल्यू कभी भी n के इक्वल नहीं हो सकती, वो हमेशा n से एक कम होगी, यानी कि क्या होगी, 0 होगी। स्टार्ट 0 से होती है और खत्म n की वैल्यू से एक कम पे होती है, तो ये l इक्वल टू 0। अगर l 0 होता है तो m भी ऑलवेज क्या होता है, 0 होता है। और m 0 है तो s 0 नहीं होगा, बल्कि m बराबर 0 ये इंडिकेट कर रहा है कि एक ऑर्बिटल को शो कर रहा है। और एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम हो सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, एक अपवर्ड और एक डाउनवर्ड। तो s की यहाँ पे वैल्यू 0 ना होकर के दोनों इलेक्ट्रॉन की वैल्यू को ये क्या करेगा, शो करेगा, और दोनों इलेक्ट्रॉन की स्पिन को शो करेगा। तो यहाँ पे s की हम कहेंगे कि कितनी वैल्यूज होंगी, 2 वैल्यूज होंगी। एक होगी एक होगी अपवर्ड इलेक्ट्रॉन के लिए जो होगी प्लस हाफ, और एक होगी डाउनवर्ड इलेक्ट्रॉन के लिए जो होगी माइनस हाफ। तो ये था एक एग्जांपल जिसमें हम n की वैल्यू अगर हमें पता है तो उसकी हेल्प से हम बाकी के क्वांटम नंबर्स की वैल्यूज को क्या कर रहे हैं, डिटरमाइन कर रहे हैं। तो ये थे क्वांटम नंबर्स। आई होप आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा। अगर इससे रिलेटेड आपको कोई डाउट्स हो तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा।